काला सूटकेस लिए एक शख्स प्लेन में चढ़ता है और बिना एक शब्द बोले प्लेन को हाईजैक कर लेता है। उसकी मांग $2 लाख, वरना वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। सरकार हरकत में आती है, प्लेन को उतारा जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए पैसे भी पहुंचाए जाते हैं। हालांकि एक और चीज थी जो हाईजैकर ने मांगी थी, पैराशूट। प्लेन एक बार फिर टेक ऑफ करता है। हाईजैकर पायलट से कहता है कि प्लेन को मैक्सिको ले चलो। पायलट कहता है कि फ्यूल उतना मेरे पास नहीं है, रिफ्यूलिंग के लिए एक बार उतरना पड़ेगा। हाईजैकर मान भी जाता है, लेकिन इससे पहले कि प्लेन ईंधन भरने के लिए लैंड करता, बीच हवा में प्लेन का दरवाजा खुलता है। पैराशूट बांधकर हाईजैकर बीच हवा में प्लेन से छलांग लगा देता है और गायब हो जाता है। लगभग 50 साल की तहकीकात के बावजूद दुनिया के सबसे ताकतवर देश की एजेंसी के पास सिर्फ एक नाम बचता है, DB Cooper। DB कूपर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी अमेरिकी इतिहास की इकलौती हाईजैकिंग की जो आज तक नहीं सुलझ पाई। कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 की तारीख से। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर के एयरपोर्ट पर एक आदमी आता है और काउंटर से सिएटल जाने वाली फ्लाइट का वो टिकट लेता है और अपना नाम बताता है डैन कूपर। 40 की उसकी उम्र थी, काले बाल, भूरी आंखें, एक भूरा सूट, सफेद शर्ट, काली रंग की एक पतली सी टाई, एक रेनकोट और भूरे रंग के जूते। ये उस आदमी का हुलिया था। हाथ में एक काला सूटकेस लिए वो जाकर सीधे अपनी सीट पर बैठ जाता है। टेक ऑफ करते ही वो फ्लाइट अटेंडेंट से एक ड्रिंक मांगता है और एक बर्गर और 7 अप की बोतल। ड्रिंक पीने के बाद वो आंखें मूंदकर बैठ जाता है। फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाती है। दोपहर 2:50 पर फ्लाइट में क्रू और पैसेंजर को मिलाकर कुल 42 लोग सवार थे। टेक ऑफ के कुछ देर बाद की ये बात है। डैन कूपर ने एक बार फिर एयर होस्टेस को बुलाया और उसे कागज थमा दिया। एयर होस्टेस ने कागज खोला और उसमें लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास बैठ जाओ। एयर होस्टेस जैसे ही कूपर के बगल में बैठती है, कूपर ने अपना सूटकेस खोलकर उसे दिखाया। उसमें लाल रंग के 2 सिलेंडर, कुछ तार और बटन थे। दिखने में बम जैसा ही वो लग रहा था। इससे पहले आप सोचें कि कूपर ये सब प्लेन में लेकर चढ़ कैसे गया, तो ये उस दौर की बात है जब प्लेन के हवाई सफर के लिए इतनी कड़ी चेकिंग होती नहीं थी। अमेरिका में भी नहीं होता था ये सब। बहरहाल कूपर ने अपना सूटकेस बंद किया और एयर होस्टेस को अपनी कुछ मांगे उसने बता दी। उसकी मांगे थी $2 लाख और 4 पैराशूट। पैसों के मामले में उसकी खास शर्त थी कि सारा पैसा $20 के बिल्स में होना चाहिए, मतलब $20 के नोट ही चाहिए थे उसे। एयर होस्टेस ने जैसे ये बात जाकर प्लेन के पायलट को बताई। पायलट नहीं चाहता था कि कोई पैनिक करे, इसलिए बाकी पैसेंजर को इसकी कोई खबर दी नहीं गई। एयर होस्टेस को कूपर ने पैसे मांगने का पूरा प्लान भी बताया, जो कुछ इस तरह था। प्लान अपने डेस्टिनेशन यानी के सियाटल पर उतरेगा। वहाँ एक फ्यूल ट्रक प्लान को रिफ्यूल करेगा। एयर होस्टेस बाहर जाकर पैसे और पैराशूट अंदर लेकर आएगी और इसके बाद पैसेंजर को उतार दिया जाएगा और प्लेन एक बार फिर टेक ऑफ कर लेगा। कूपर की ये मांग पायलट ने ATC तक पहुँचाई और वहाँ से ये मामला गया FBI के पास, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोबारा बता दें कि ये वो अमेरिका नहीं था जो आतंकवादियों से नेगोशिएट नहीं करता। तब FBI ने पैसेंजर की जान बचाने के लिए कूपर को पैसे दिए, पैराशूट भी दिया और कूपर की मांग थी कि पूरा पैसा $20 के नोटों में आए और हर नोट का सीरियल नंबर L से शुरू हो। पैसे देने से पहले FBI ने सारे नंबर नोट करके रख लिए ताकि नोटों की पहचान कर बाद में हाईजैकर को पकड़ा जा सके। ये पैसा जैसे ही कूपर तक पहुंचा, वो सभी पैसेंजर को छोड़ने के लिए राजी हो गया। पैसेंजर विमान से उतरने लगे। हालांकि उन्हें अभी इस बात का आइडिया नहीं था कि हाईजैकिंग हुई भी थी। ये बात उन्हें प्लेन से उतरने के बाद पता चली। वहीं दूसरी तरफ कूपर ने पैसेंजर को छोड़ने के बाद पायलट से कहा कि वो प्लेन को एक बार फिर टेक ऑफ कराए। अब की बार उसके साथ में फ्लाइट में सिर्फ क्रू था। टेक ऑफ के बाद कूपर ने पायलट से प्लेन को मैक्सिको की तरफ ले जाने को कहा। पायलट ने उसे जवाब दिया कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है मैक्सिको जाने लायक। पायलट ने उसे समझाया कि बीच में एक बार रिफ्यूलिंग के लिए उतरना ही पड़ेगा और कूपर माना भी। पायलट
पायलट उम्मीद में था कि रिफ्यूलिंग के लिए उतरते वक्त कूपर को शायद पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कूपर का असली प्लान क्या था, इस बात से कूपर के अलावा सभी अनजान थे, क्रू भी, FBI भी। प्लेन को उड़ान भरे कुछ ही मिनट का वक्त बीता था कि कूपर ने एयर होस्टेस को एक बार फिर बुलाया और उससे कहा कि वो प्लेन से उतरने वाली सीढ़ी खोल दे। एयर होस्टेस ने उसे समझाया कि दरवाज़ा खोलते ही सब हवा के प्रेशर से बाहर खिंच जाएंगे, लेकिन कूपर अपनी मांग पर अड़ा रहा। एयर होस्टेस ने कहा कि वो खुद को एक सीट से बांधना चाहती है ताकि वो प्लेन से बाहर न चली जाए। तब कूपर ने कुछ सोचा और उससे कॉकपिट के अंदर जाने को कहा। इसके बाद उसने खुद प्लेन का दरवाज़ा खोला, टेल के पास वाला, बगल वाला नहीं, और पैराशूट बांधकर वो प्लेन से छलांग लगा देता है। प्लेन का पूरा क्रू इस बात से अनजान था कि पीछे क्या हो रहा है केबिन में। उन्होंने कूपर को आवाज़ देकर एक दो बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पायलट ने प्लेन को रोनी नाम की जगह पर लैंड कराया और जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, सिक्योरिटी फोर्स ने प्लेन को घेर लिया। वो प्लेन के अंदर घुसे और उसकी पूरी चेकिंग की, लेकिन कूपर गायब था। साफ था कि कूपर बीच फ्लाइट पैराशूट पहनकर प्लेन से कूदा था, लेकिन वो गया कहाँ और वो कौन था? ये सारे सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने थे। हाईजैकर ने अपना नाम डैन कूपर बताया था, लेकिन यही उसकी असली पहचान थी, पक्का नहीं था। कूपर के फिंगरप्रिंट से भी उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने पैसेंजर और क्रू से बातचीत कर उसका हुलिया पता करने की कोशिश की। कुछ सस्पिशियस लोगों से पूछताछ की। पूछताछ किए जाने वाले लोगों में से एक का नाम DB कूपर निकला भी, लेकिन DB कूपर असली एक्यूज नहीं था, इसलिए पुलिस ने जल्दी उसे शक के घेरे से हटाया। लेकिन जब तक ये होता, ये मामला बन गया हाई प्रोफाइल। प्रेस में इस केस से जुड़ी खबरें छपी और इसी सिलसिले में DB कूपर का नाम भी प्रेस में आया। DB कूपर डैन कूपर नहीं था, लेकिन प्रेस ने उसका नाम इतना उछाला कि यहाँ से आगे ये केस DB कूपर के नाम से ही फेमस होता गया। आज भी ये अमेरिकी इतिहास का एक बहुत ही फेमस केस है, जिसे सब DB कूपर केस के नाम से जानते हैं। बहरहाल मीडिया की कारस्तानियों से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। इस केस में आगे क्या हुआ ये जानते हैं। कई लोगों से पूछताछ के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, पुलिस ने कूपर के जंप करने का एरिया पहचान कर 50 किलोमीटर के एरिया में खोज शुरू की। कई दिनों तक खोज चलती भी रही, लेकिन कूपर का कुछ अता पता चला नहीं। उसके पैराशूट का भी कहीं कोई निशान नहीं था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI ने एक सिमुलेशन भी करके देखा। एक 91 किलो का बक्सा हवा में फेंका गया, ठीक वैसे ही जैसे कूपर कूदा था। हालांकि इससे भी कोई खास मदद मिली नहीं। FBI ने सारे तरीके आजमाए, स्केचेस बनवाए, लेकिन कोई तरकीब काम आ नहीं रही थी। लास्ट में FBI के पास सिर्फ एक उम्मीद बची, वो पैसे जो फिरौती के रूप में कूपर को दिए थे, क्योंकि सीरियल नंबर थे आपके पास। कहीं भी उन्हें खर्च किया जाता, FBI को पता चल जाता। जब वो नोट्स पकड़ में आते, FBI ने ये नंबर पब्लिक में भी जारी किए, लेकिन कभी कहीं इन पैसों के खर्च होने की बात सामने नहीं आई। फिर ये पैसे कहाँ गए? कूपर के गायब होने के मामले को 9 साल बीत गए। अब मामला प्लेन हाईजैकिंग का था, इसलिए FBI ने जांच जारी रखी, लेकिन सब मानकर चल रहे थे कि कूपर की मौत हो गई होगी। जिस इलाके में उसने जंप किया वहाँ घने जंगल थे और गवाहों के मुताबिक स्काई डाइविंग के लिए उसके पास सही कपड़े और औजार नहीं थे। इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी थी कि कूपर की डेथ हो गई होगी। लेकिन फिर साल 1980 में FBI को ऐसा सुराग मिला जिसने इस केस में एक बार फिर जान फूंक दी। फरवरी की एक सुबह 8 साल का ब्रायन एक नदी के पास खेल रहा था, जब अचानक उसे रेत के नीचे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ब्रायन ने ये बात अपने पिता को बताई और मामला पुलिस और वहां से FBI के पास पहुंचा। पता चला कि ये बिल्स वही थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। नोट फटे गले थे, लेकिन गड्डियाँ उनकी वैसी ही थी और उन्हें खोला तक नहीं गया था। ये पूरा पैसा कोलंबिया नाम की नदी के किनारे मिला था, इसलिए थ्योरी बनी कि कूपर जहाँ कूदा वहाँ से ये पैसे ब्रायन के पास पहुँचे होंगे। लेकिन फिर थोड़ी और तहकीकात के बाद पता चला कि कोलंबिया नदी का बहाव उल्टी तरफ था, यानी जहाँ कूपर कूदा
वहां से पैसे ब्रायन तक पहुंचने के लिए उन्हें उल्टी दिशा में बहना पड़ता, जो कुदरत के मुताबिक पॉसिबल नहीं लगता। कूपर का केस इसलिए लगातार उलझता रहा। पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन डैन कूपर की पहचान नहीं हो पाई। हाँ, कुछ नकली डैन कूपर जरूर मिले। डैन कूपर हाईजैकिंग के अगले ही साल अमेरिका में 31 हाईजैकिंग्स हुई। इनमें 15 ऐसे थे जिनमें हाईजैकर ने डैन कूपर की तरह अपने लिए पैराशूट मांगा। ये सभी लोग पकड़े गए, लेकिन डैन कूपर ओरिजिनल नहीं पकड़ा गया। FBI ने कुल 45 साल तक इस मामले की तहकीकात की, लेकिन डैन कूपर कौन था और वो कहाँ गया, इसका पता कभी नहीं चला। साल 2016 में FBI ने ये केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। बची तो सिर्फ कुछ थ्योरी। मसलन FBI ने कूपर की एक प्रोफाइल बनाई जिसके अकॉर्डिंग पॉसिबली वो मिलिट्री में काम कर चुका था, इसलिए स्काई डाइविंग से अच्छी तरह वाकिफ था और इस बात से भी कि प्लेन में टेल साइड एक डोर है जिसे खोला जा सकता है। मिड फ्लाइट प्लेन से कूदने से पहले एयर होस्टेस ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें इस प्लेन कंपनी से बदला लेना है। तब कूपर ने कहा था इस कंपनी से नहीं। कूपर के जवाब से पता चलता है कि वो बहुत लंबे समय से इस हाईजैकिंग की प्लानिंग कर रहा होगा। क्या कूपर मर गया, ये कभी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। FBI रिपोर्ट के मुताबिक जहां कूपर कूदा था उसी दिन उस जगह से कुछ दूर किसी शख्स ने एक दुकान लूटी थी। गवाहों के मुताबिक हालांकि वो शख्स कूपर वाली घटना के कुछ घंटे बाद ही दुकान में आ गया था। खाने का कुछ सामान और मरहम पट्टी, सिर्फ यही चीजें वो लेकर वहां से वो गया भी। क्या ये डैन कूपर था, पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन कूपर की कहानी ऐसी ही कतरनों से सालों से जमा होती रही है। अमेचोर जासूस सालों से कूपर को ढूंढ रहे हैं। इनमें से एक शख्स ने कूपर की टाई टेस्ट से पता लगाया कि उसमें टाइटेनियम के रिमाइंस थे, जिसका मतलब था वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लगभग हर साल कोई ना कोई ये दावा करता है कि DB कूपर की पहचान खुल गई या डैन कूपर की, लेकिन असलियत यही है कि DB कूपर या डैन कूपर कौन था। ये अमेरिकी इतिहास की एक अनबूझ पहेली है जिसे शायद कभी नहीं सुलझाया जा सकेगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।